हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर का जो वेटेज है आपके एग्जाम में वो 2 क्वेश्चन कंपलसरी देखा जाता है और आगे बढ़ भी सकता है। मिनिमम 1 क्वेश्चन या तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपको इसमें 2 मार्क्स फ्री में देने वाले हैं। कौन? सीबीएसई वाले। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या रियल नंबर। और सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, ठीक है, इसको हम एक बारी वन शॉट में देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला आता है व्हाट इज द नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? अब सर नंबर तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन हमें आना चाहिए, है ना। तो नंबर्स जो होते हैं वो किसी चीज को काउंट करने में हेल्प करते हैं। मीन्स काउंट क्या है? गणना करने में। काउंट मतलब हिंदी में बोलते हैं गणना। तो काउंट करने में जो चीजें हमें हेल्प करेंगे उसको बोलेंगे नंबर्स। और जो नंबर्स बनाए गए हैं वो नेचुरल नंबर, कई टाइप्स के बनाए गए हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। क्या आता है? नेचुरल नंबर्स। फिर आता है इंटीजर, ठीक है। फिर आता है क्या? इसी के पहले था होल, है ना, एक टाइप है होल भी। फिर आता है क्या? फिर आता है प्राइम। फिर आता है को प्राइम। बहुत सारे नंबर्स होते हैं। फिर क्या आता है? रेशनल। रेशनल। फिर क्या आता है? इरेशनल। फिर आता है कंपोजिट, है ना। बहुत सारे नंबर हैं जो कि हमारे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए किसको किसको बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा नंबर क्या होता है, ठीक। चलो तो नंबर्स पढ़ने वाले हैं। क्या? नंबर्स। जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स जो होंगे वो आपके जो सिलेबस में है स्टार्ट होता है आपके प्राइम नंबर से। कहाँ से? प्राइम नंबर से। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? ध्यान से सुनना, पेन पेपर सब कुछ नीचे रख दो, बस सुनो बात को, ठीक है। पेन प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से कटें, मतलब खुद से डिविजिबल हो, और 1 से डिविजिबल हो। मतलब डिविजिबल बाई, क्या लिख दें, बस 2 वर्ड लिख दें कि डिविजिबल बाई किससे? 1 और इटसेल्फ। नहीं समझ में आया? अरे भाई, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, ये सारे जो नंबर्स हैं आपके पास, ये जो सारे नंबर्स हैं आपके पास, ये सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे। क्यों प्राइम नंबर होंगे? क्योंकि ये जो नंबर्स है वो या तो खुद से जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा, या तो 1 से डिविजिबल होगा। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, अगर मैं देखूं कि इसके बाद 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर ले लो आप, चाहे जितना आगे बढ़ते जाओ, हमेशा आपको ऑड ही मिलेगा। किसके बाद सर? सिर्फ 2 के बाद। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है, क्या है? 2। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है, जो कि क्या है? प्राइम है। और प्राइम होने के साथ साथ क्या है? प्राइम होने के साथ साथ इवन भी है। क्या है? इवन भी है। तो कोई अगर बोले कि कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ कि जो कि इवन भी हो और सबसे छोटा भी हो, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके पास 2 हो गया और इवन भी है। 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आपके पास आएंगे, क्या 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो आपके पास ऑड नंबर आएंगे, ये गारंटी है, चाहे जहां से ढूंढ लो, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्राइम नंबर के साथ, सर प्राइम नंबर के साथ नेक्स्ट आता है अपना को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है सर जी? हमने तो कंपोजिट पढ़ा है, ये को प्राइम क्या होता है? चलो देखते हैं। जो को प्राइम होता है, को प्राइम, ठीक है, ये क्या है? तो जो को प्राइम होता है वो पाया जाता है हमेशा पेयर में। किसमें? पेयर में। पेयर मतलब सर, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो HCF होता है, HCF वो 1 होता है। मतलब कोई चीज उसमें कॉमन ना मिले सिर्फ 1 के अलावा। जैसे मैंने बोला 3, 5,
7 2। इन सब में देखोगे जो कॉमन मिल रहा है वो सिर्फ 1 मिल रहा है। तो ये जो सारे नंबर्स हुए वो आपस में क्या हुए, वो आपस में कोप्राइम हुए। क्या हुए? कोप्राइम हुए। इसमें लिखा 3 and 4। 3 and 4 में सिर्फ आपको 1 ही HCF मिलेगा। क्या है? सिर्फ 1 ही HCF सबका मिलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? कोप्राइम नंबर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो यहां पे हमने क्या देखा? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फिर आता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर आर दोज नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा उसके पास और कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर। फिर आता है अपना कंपोजिट नंबर। क्या आता है मेरे भाई? कंपोजिट नंबर। ध्यान से देख लो, कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, क्या? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिसके पास 1 भी फैक्टर हो और खुद भी हो और क्या हो? अदर भी हो। मतलब जो खुद से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए, और 5-6 नंबर और ऐसे होंगे जिससे भी कट जाए। जैसे 16 ले लिया हमने, 16 ले लिया। 16 किससे जाएगा? 1 से जाएगा। 16 खुद से जाएगा, किससे जाएगा? 2 से भी जाएगा। फिर किससे जाएगा? 4 से भी जाएगा। फिर किससे जाएगा? 8 से भी जाएगा। है ना? इस मेरे कहने का मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर अगर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो तो उसको क्या बोलेंगे भैया? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जिसके 2 फैक्टर्स हो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। जिसके HCF सिर्फ 1 हो, जिसमें कॉमन सिर्फ 1 हो, उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। और जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिले जिसके, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। यहाँ तक बात क्लियर? सच सच बताना। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब क्या आता है? अब आता है अपना फैक्टर ट्री। आपके एग्जाम में फिल करने के लिए आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या फिल करने के लिए, लेकिन उससे पहले 2 टॉपिक्स हैं, इसको देख लो ध्यान से। जो 1 आपके पास है वो तो नाइदर प्राइम है और नॉर कोप्राइम। मतलब एक ना तो प्राइम नंबर है, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अगर कभी कभी पूछते हैं ना कि आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे 2 इज प्राइम और कोप्राइम, 1 इज प्राइम और कोप्राइम, 1 इज प्राइम एंड कोप्राइम बोथ। फिर बोलेंगे 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो आपको वो ऑप्शन लगाना है कौन से, जिसमें होगा 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है? देख लो ध्यान से। ए चैन ऑफ द फैक्टर्स विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड द फैक्टर ट्री। जैसे मैंने लिखा 16, तो 16 को किस में तोड़ो? 16 को तोड़ोगे सर 2 into 8 में। फिर 8 को किस में तोड़ सकते हो सर? ये फैक्टर ट्री ही है। 8 को किस में तोड़ सकते हैं सर? 2 into 4 में। फिर 4 को किस में तोड़ सकते हैं सर? 4 को तो तोड़ सकते हैं हम 2 into 2 में। फिर 2 को किस में तोड़ सकते हैं सर? 2 into 1 में। ठीक है, इस 2 को किस में तोड़ सकते हैं? 2 into 1 में। इस 2 को किस में तोड़ सकते हैं सर? 2 into 1 में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ ये जो ट्री बन रहा है आपके पास, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे फैक्टर ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब नेक्स्ट आता है अपना रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड दियर HCF एंड LCM। LCM एंड HCF के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसको देख लो ध्यान से। इस पे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, एक क्वेश्चन इस पे फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे फिक्स है और एक क्वेश्चन इस पे आएगा कि इन विच गिवन नंबर्स आर प्राइम और कोप्राइम, या फिर रेशनल और इरेशनल दे देगा। इन दोनों में से या फिर एक क्वेश्चन दे देगा, या फिर LCM और HCF में से एक क्वेश्चन देगा। बस इतना याद रखना, इन दोनों टॉपिक से बाहर नहीं पूछेगी, ये गारंटी है। आप चेक कर लेना एग्जाम के बाद, मैं तो यही हूँ। देखो, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड दियर HCF एंड LCM क्या है? फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। अपने पास कोई 2 नंबर है A और B, ठीक है। रिलेशन बिटवीन दीज नंबर एंड दियर HCF एंड LCM। अगर इन दोनों का LCM ले, क्या ले लें? LCM ले। किसका ले? LCM ऑफ A एंड B। और क्या ले? इनका HCF ले। क्या ले? HCF ले, दोनों का A और B का HCF ले। तो LCM और HCF और इन दोनों में जो रिलेशन होता है, ध्यान से सुन लेना। और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, जब ऑफलाइन के बैच में पढ़ाया जाता था ये, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते थे, है ना। तो आप ना गलत करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो इसको,
कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर आप ये लाइन याद रख लिए, अगर आप ये कोटेशन याद रख लिए, अगर आप ये पूरा बॉक्स जो लिखा है इसको याद रख लिए, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, ठीक है। बस इतना याद, आपके लिए बस इतना काम है, बस आप ये क्या कर लो, बस ये फार्मूला याद कर लो, अभी प्रैक्टिस में सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, फिर आता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप सभी को पता है, क्योंकि अब लास्ट सेशन चल रहा है तो आपको ये सब डिफिनेशन तो पता ही होगा कि रेशनल किसको बोलते हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके उसको बोलेंगे क्या, रेशनल नंबर। और जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या हुआ, रेशनल नंबर द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द P/Q फॉर्म, उसको बोलेंगे रेशनल। और इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ध्यान से सुन लो एक चीज, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो उसमें एक कंडीशन और आती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, मतलब ऐसे नंबर जिस तो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर भी ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको क्या हो, जो आपके रिपीट हो, क्या हो, जो आपके रिपीट हो, जो रिपीट हो, लेकिन रिपीट किसके साथ हो, नॉन टर्मिनेट के साथ, नॉन टर्मिनेट के साथ, मतलब ना तो वो कट रहे हैं और साथ में रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर बोलेंगे। लाइक जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया 3.7575757, ठीक है, ऐसे वैल्यू चली जा रही है। मतलब इसको लिखने का सही ढंग जो है वो है 3.75 के ऊपर बार, मतलब बार जिसके ऊपर लग जाए वो क्या है, वो है आपका रिपीट हो रहा है, ठीक। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब 9th में आपको याद होगा कि आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था कि इसको आप किस में बदलिए, P/Q के फॉर्म में। 3.75 बार को आप किस में करिए, P/Q के फॉर्म में। अब लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि भैया कि √4 या फिर 3√4 रेशनल है कि इरेशनल। आप बोलोगे, अब बताओ, सच से बताओ, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 3√4 रेशनल है कि इरेशनल। 3√4 क्या है, 3√4 क्या है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो रूट लगा है, ये तो हो गया इरेशनल। क्या हो गया, इरेशनल। लेकिन मेरे भाई ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर्स जब तक सॉल्व हो जाएं, तब तक सॉल्व करो, उसके बाद आप बोल सकते हो कि ये रेशनल है कि या फिर इरेशनल। लाइक जैसे हमने बोला कि अंडर रूट के अंदर 4 है, क्या है, अंडर रूट के अंदर 4 है, तो अंडर रूट के अंदर जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर ये क्या बना देगा, 3 × 2, मतलब क्या हो जाएगा, 6। तो भाई अब बताओ ये 6 क्या है, 6 को हम 6/1 के फॉर्म में नहीं ले सकते, ये तो हुआ ना, ये तो हुआ P/Q के फॉर्म में। और जब ये P/Q के फॉर्म में हुआ तो इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, पक्का। तो हमें नंबर्स को देख के फिर उसको सॉल्व भी करना हो, जब तक वो सॉल्व ना हो जाए तब तक हमें ये नहीं बता देना है कि क्या ये रेशनल है या फिर इरेशनल, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आता है अपना, ये खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर। बाकी जो था वो आपके सिलेबस में कर गया, हो गया है इल्यूमिनेट, ठीक है। और जो मैं ये करा रहा हूं ये भी इल्यूमिनेट हुआ है, लेकिन कर लो। देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, लिखा है फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। मतलब ये जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ये जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ये m है, ये m+1 है, और ये क्या है 2m+1 है, और ये 2m है। फॉर सम इंटीजर, किसी m इंटीजर के लिए
इवरी इवन इंटीजर, जो इवरी इवन इंटीजर होता है, मतलब जो इवन इंटीजर्स होगा वो किस फॉर्म का होगा? क्या वो m फॉर्म का होगा? क्या वो m+1 फॉर्म का होगा? क्या वो 2m फॉर्म का होगा? क्या वो 2m+1 के फॉर्म का होगा? अब सर हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो आपको जब समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुन लो। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि क्या इसमें इवन है क्या ऑड है, तो m की अपने तरफ से कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, जो वैल्यू इसमें इवन दे दे वो आपका इवन हो जाएगा, और जो वैल्यू आपको इसमें ऑड दे दे वो क्या हो जाएगा? आपका ऑड हो जाएगा। सर जी हमारे मन में आ रहा है m की वैल्यू 0 रखने पे, क्या आ रहा है सर जी? m की वैल्यू 0 रखने पे, तो m की वैल्यू 0 को अलावा तुम कुछ भी रख दो तो बात बने, ठीक है, तो बात बने। क्योंकि 0 अगर रखोगे तो इसमें से एक ऑप्शन 0 मिल जाएगा, और 0 ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा नंबर रखो जो कैलकुलेट करने लायक हो। मीन्स सर जी 2 रख लें, रख लो भैया, अगर 2 रखने का मन है तो 2 रख लो 2, कोई दिक्कत नहीं। सर जी हमने 2 रख लिया, चलो m की वैल्यू 2 रख लो। m की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे, m की वैल्यू क्या रखेंगे? 2, तो ये 2 मिल गया, और ये क्या मिल गया? ये मिल गया सर 2 + 1 3 मिल गया, ठीक है। ये क्या मिल गया सर? 2 × 2 = 4 + 1 मतलब 5 मिल गया सर जी। और ये क्या मिल गया सर जी? 2 × 2 4 मिल गया। अब सर जी हम कैसे डिसाइड कर दें कि ये 2 है ये 4 है, ये 2 है ये 4 है? देखो m की वैल्यू जब आपने 2 रखा तभी 2 मिला, m की वैल्यू जब आपने इवन रखा, 2 आपका क्या है? 2 आपका है इवन, क्या है? इवन, तभी ये वैल्यू आपको इवन मिली। सपोज दैट m की वैल्यू अगर आप 3 रखते तो क्या मिलता? तो आपका ये m की वैल्यू जब 3 रखते तो ये 3 मिल जाता, मतलब ऑड मिल जाता। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछा है भैया? हमें हर एक इंटीजर के लिए वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? इवन मिलनी चाहिए। हर एक इंटीजर के लिए वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए? इवन मिलनी चाहिए। इसमें अगर 3 रखते तो 4 मिल जाता, है ना, हर एक इवन के लिए। मतलब ये एक बार तो ये ऑड दे रहा है, एक बार इवन दे रहा है। लेकिन इस केस में अगर रखें, क्या m की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 3 × 2 = 6, इस दोनों केस में अगर हमने इवन रखा फिर भी इवन मिल रहा है, ऑड रखा फिर भी ऑड मिल रहा, इवन मिल रहा है। यहाँ पे हम इवन रखे तो इवन मिल रहा था, ऑड रखे तो ऑड मिला। यहाँ पे हम इवन रखे तो ऑड मिल रहा है, और जब ऑड रखेंगे तो यहाँ पे इवन मिलेगा। तो हर एक कंडीशन में जो सेटिस्फाइड कर रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सीधी सीधी बात, जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर होगा, एवरी इवन इंटीजर जो होगा वो 2m के फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा? 2m के फॉर्म का होगा, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो इवन इंटीजर होंगे भाई, वो किसके फैक्टर्स होंगे? 2 के फैक्टर्स होंगे। जैसे दुनिया में जितने भी इवन नंबर्स होंगे, दुनिया में जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो पक्का ना पक्का 2 के फैक्टर होंगे, ये गारंटी लिख के ले लो। उसमें 2 वो पक्का 2 से डिवाइड होंगे। तो बिना कुछ सोचे समझे आपको ऑप्शन में 2m को क्लिक करके चले आना है, और आपको एक नंबर मिल जाएगा आराम से। लेकिन वैसे ये क्वेश्चन देगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, वो सिलेबस में आपके है नहीं। हाँ, इसके पहले पूछते थे, इसके पहले जो है वो पूछते थे, इफ n is an even natural number then the largest natural number by which n+1 n+2 is divisible is। देख लो फिर से वही बात आ गई। इफ n क्या है? इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, n क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है, ध्यान से लो, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। then the largest natural numbers by which n+1 n+2 is divisible is divisible is। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा जो डिविजिबल होगा किससे? डिविजिबल इज क्या है? 8 है, 24 है, 6 है, 12 है। चेक कर लेते हैं। n क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है। कोई भी इवन नेचुरल नंबर ले लो सर, 2 ले लें, 2 ले लो सर, n की वैल्यू 2 ले लें, चलो ले लेते हैं। तो n की वैल्यू जब 2 ले लेंगे तो ये 2 वैल्यू मिल जाएगी, और 2 + 1 इंटू क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, और फिर क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, और 24 आ गया। क्या आ गया? 24। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो इसमें क्या है? 24 ही है। तो 24 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है अपना एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान से सुन लो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 2। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। ये ट्रू है, फॉल्स है, कि कैन नॉट बी से, कि पार्शियली ट्रू और फॉल्स। अब सर ये क्या हो गया? ये क्या पूछ लिया हमसे?
इसको तो हमने कभी पढ़ा नहीं, सर ने बुक में कभी पढ़ाया नहीं, और न तो बुक में है भैया, बुक में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है। कैसे, क्या बोला है? टू कॉन्जिक्यूटिव, क्या बोला है? टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव भी लेना है, पॉजिटिव भी लेना है। तो चलो, सबसे पहले अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर m ले लेते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा m+1, m+1 चेक करते हैं। अब क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो भैया, प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। चलो, अगर पहला ये क्या हो गया? अगर ये पहला इवन हो गया, अगर ये पहला क्या हो गया? इवन हो गया, तो दूसरा क्या होगा? ऑड होगा। सीधी सीधी बात। अगर पहला इवन हो गया, दूसरा ऑड होगा। अच्छा, और आसानी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं, और आसानी से सुनो एकदम अच्छी तरीके से, और आसान भाषा में सुनना है। सुन लो भैया, आसान भाषा में, जितना आसान बोलेगे उतना पढ़ाऊंगा। देखो क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव अगर हम लेंगे, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे हैं, तो आपको एक इवन मिलेगा, एक तो क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा, ठीक है। और इवन इंटू ऑड आपका हमेशा क्या आएगा? इवन ही आएगा। क्या आएगा? इवन आएगा। बाई चांस अगर हमने पहला ऑड ले लिया तो दूसरा इवन आएगा। जैसे 2 ले लिया, 2 इवन है, तीसरा 3 क्या होता है? ऑड। तो 2 के बाद 3 तो आएगा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने। अगर हमने पहला 3 ले लिया, दूसरा 4 हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा इवन इंटू ऑड में, हमेशा आपको इवन मिलेगा। और इवन नंबर वही नंबर होते हैं जो कंप्लीटली 2 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। तो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर आपको साफ साफ दिख रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि भैया ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर्स 4 की पावर n where n is a natural numbers end with a digit 0 for any natural number n। मतलब n की कोई भी वैल्यू ले लें तो क्या 4 की पावर n का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या कभी इसका एंड 0 से होगा? जो नंबर आएगा n की वैल्यू अगर हम 1 ले लिए तो 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4। n की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो ऐसे ये बोल रहे हैं कि भैया अगर n की वैल्यू क्या ले लें? 3 ले लें तो 64 आ जाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं क्या कभी इसका एंड 0 से होगा? तो आप बिना कुछ सोचे समझे क्या लगाना है सर? नो। मतलब कभी नहीं होगा। नेचुरल नंबर एंड विद, तो आप बोलेंगे सर जी फॉल्स है ये। क्यों नहीं होगा? एक्सप्लेनेशन सुन लो। किसी भी नंबर्स के डिजिट में तभी 0 आएगा, किसी भी नंबर्स के डिजिट में तभी 0 आएगा जब उस नंबर में क्या हो? एक तो 2 हो, एक तो 5 हो। मतलब 5 होना कंपलसरी हो और साथ में कोई एक इवन नंबर आ जाए प्रोडक्ट में, तो वो आपका हमेशा लास्ट में 0 दे देगा, ये कंफर्म है। सर जी 4 में क्या है? 4 तो खुद इवन है, लेकिन मेरे भाई 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 होगा। लेकिन इसमें 5 दिख रहा है। आप बोलोगे सर जी 5 तो दिख ही नहीं रहा है, और जब 5 दिख ही नहीं रहा है तो ये कहाँ से इंड 0 हो जाएगा? तो जिस नंबर में 5 हो जाए, जिस नंबर में 5 मिल जाए आपको, वो क्या होगा? उसका इंड जो हो जाए वो 0 से इंड होगा। जैसे मैंने लिख लिया 25 की पावर अगर मैं लिख लूँ 3, ठीक है, 25 की पावर 3, तो ये भी कभी 0 से नहीं इंड होगा, क्योंकि इसमें कभी भी इवन नंबर मिलेगा ही नहीं। और जब मैंने क्या बोला? मैंने बोला या तो 2 के साथ 5 मिल जाए या तो 5 के साथ कोई इवन नंबर मिल जाए, तभी इसका कोई भी नंबर का इंड 0 से हो जा सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 की पावर इंड विद 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n। 12 की पावर इंड विद द 0 डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n। मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं कि जो 12 की पावर n है, क्या कभी 5 से इंड हो सकता है? क्या कभी 5 से इंड हो सकता है? तो ध्यान से सुन लो, 5 का तो कतई नहीं हो सकता। किसी के टेबल में 5 आएगा क्या? ये तो कतई नहीं होगा। 12 पावर n इंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर द नेचुरल नंबर n। मतलब 0 से होगा या फिर 5 से होगा? आप बोलोगे नहीं सर, नो वैल्यू, क्योंकि 2 रख लो तो कितना हो जाएगा? 144। ये भी नहीं हो रहा है। 3 रख लो तो 144 इंटू 12,
तो 2 चौके 8 नहीं हो रहा है। फिर और आप 5 रख लो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 हो गया लास्ट में, नहीं होगा, कतई नहीं हो सकता मेरे भाई, कतई नहीं हो सकता। हमेशा 4 फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, फिर 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, मतलब कभी नहीं होगा। इसका मतलब हम बोलेंगे नो वैल्यू। 12 की पावर n में n की चाहे जो वैल्यू रख लो, कभी भी इसका इंड 0 से नहीं होगा और 5 नहीं होगा। ऑप्शन से सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हो, सारा क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा है, आपके सामने आंसर है, आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपके हाथ में प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। बाकी आपके एग्जाम में आपका आंसर आपके सामने होता है ना। चलो नेक्स्ट, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ, क्या है, प्राइम नंबर, कांट वी से, कंपोजिट नंबर, नन ऑफ दिस। चेक करते हैं भैया, चेक करते हैं ये जो नंबर है कंपोजिट है कि नहीं है। भैया हमें तो साफ साफ दिख रहा है क्या है, मैं तो ऐसे लगाऊंगा सर जी ये कंपोजिट है। कैसे सर जी कंपोजिट है, आपने कैसे कह दिया। देखो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से कटे, 1 से कटे, इट सेल्फ कटे, और क्या कटे, कोई एक नंबर और मिल जाए, मोर देन 2 फैक्टर, कह जाए मोर देन 2 फैक्टर। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में 7 मिल रहा है कॉमन, तो 7 हो गया, और जो नंबर बचा वो 3 बचे 15, एक 16 बचा, तो 7 इंटू 16, और अगर हम इंटू 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो नंबर लिखा है वो लिखा है 112, क्या लिखा है 112 को 1 लिखते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो नंबर है वो मोर देन 2 फैक्टर रख रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ये कंपोजिट नंबर, क्या रख दिया, कंपोजिट नंबर। और सारे नंबर ये सब गलत हैं, कोई दिक्कत, अब बोलोगे नहीं सर। सिमिलरली ऐसे ही बोल सकते हैं, ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। कैसे होगा सर जी, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, कॉमन ले लेंगे, 1 से तो सब कुछ कटता ही है, और खुद नंबर एक आएगा जो कंपोजिट बना देगा, कोई दिक्कत। आप बोलोगे नहीं सर इतना आसान, जी हाँ बिल्कुल आसान है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम, प्राइम में सिर्फ कितने फैक्टर हो सकते हैं सर जी, वो या तो वो खुद नंबर होगा, या तो वो खुद नंबर होगा, जैसे या तो जैसे 2 लिया, 2 एक क्या है प्राइम, तो प्राइम में या तो 1 होगा या तो खुद होगा, मतलब टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, ओनली 2। द वैल्यू ऑफ x एंड y इज द गिवन फिगर। अच्छा, गिवन फिगर में x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 143, तो 143 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1001 हो जाए, 143 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1001 हो जाए। अच्छा सर जी ये दिक्कत है। अच्छा देखो 11 का मल्टीप्लाई करने का एक निंजा टेक्निक, देखो निंजा टेक्निक मीन्स अच्छी टेक्निक है, देख लो ध्यान से। जैसे मैं 44 में 11 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, एक चीज़ ध्यान से देख लेना, बहुत आगे काम में आने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पहले डिजिट लास्ट में रख लो, ये स्टार्टिंग डिजिट लास्ट में रख लो, और 4 4 8 दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा। तो सिमिलरली देख रहे हो, लास्ट में 3 है, पहले 1 है, लास्ट में 3 है, पहले 1 में, दोनों में बीच का सम है, मतलब किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ होगा 11 से। तो 11 तो आपके सामने आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हुआ एक्चुअल में, ये 13 से मल्टीप्लाई हुआ है। किससे मल्टीप्लाई हुआ है मेरे भाई, 13 से। अच्छा अब ये 1001 है, तो 143 में किससे मल्टीप्लाई करें 1001 हो जाए, 143 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1001 हो जाए। चलो चेक करते हैं। तो क्या लास्ट में ये किससे मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 1 आ जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे ऐसे टेबल पढ़ो। तो एक मल्टीपल आएगा आपके पास 7, तो 3 7 जा 21 होता है, उसके बाद कतई नहीं होगा, क्या कतई नहीं होगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 7 से कर लो, चेक कर लें। तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, और 2 1 0 हो जाएगा, और 7 1 जा 7, और 7 + 3 10 हो जाएगा, 1001 आ गया। ये सब आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आप कितना तेज कैलकुलेशन कर सकते हो, ये सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देख लो। HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सर आप करोगे क्या, अब बहुत लोग होंगे इसका HCF निकालने बैठ जाएंगे, लेकिन हमें HCF नहीं निकालना है, हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इसको काट रहा है, दोनों को इल्यूमिनेट कर रहा है। तो देखो टेक्निक क्या है, सबसे बड़ा हमेशा आपको सबसे पहले बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। तो सर जी 5 है, तो 5 से कतई नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 4 है,
हाँ, 4 से देख सकते हैं, है ना। तो 4 देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सॉरी 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 0 4, 4 1 जा 4। भैया पहला आंसर मिल गया, हमें आगे चेक ही नहीं करना। तो सबसे पहले आपको बड़ा नंबर ही चेक करना है, क्योंकि HCF बोला है। HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला आपको हमेशा सबसे पहले बड़े नंबर से स्टार्ट करना है, उसके बाद छोटे की तरफ आना है। लेकिन जब कभी भी LCM पूछेगा ना, तो आपको LCM में एक काम करना है, हमेशा जो है LCM में आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। जो ऑप्शन में छोटे नंबर होंगे वो उससे स्टार्ट करना, बड़े नंबर की हो जाना, वहां से आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो नहीं तो अगर आप LCM HCF निकालने में ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो भैया आपके लिए वही सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 27300। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, अलग अलग जो प्राइम्स हैं नंबर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। अब इसका आपको करना पड़ेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आपको तोड़ना है किसमें? इसको आपको तोड़ना है, देखो सीधी सीधी बात, 273 है 00, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं 100 से जल्दी मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा 273 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 100 को जब तोड़ोगे, सीधी सीधी बात ऐसे कर लेना, सीधी सीधी बात क्या करना है कि 27300 ऐसे करते चले जाना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते चले जाना। जो यहाँ पे प्राइम नंबर्स आएंगे उसको काउंट कर लेना। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर आएंगे वो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन इसी में से होंगे पक्का, ठीक। टोटल कितने प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, बस इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपके एग्जाम में है 9th में पढ़े होगे, प्राइम फैक्टराइजेशन टॉपिक, वहाँ पे ये कंप्लीट है, ठीक है। वहाँ से कर लेना। ये इसको अगर करने बैठ जाओगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, है ना। और आप लोग एक्सपर्ट हैं भैया, तो कर सकते हैं। इसकी की ट्रिक ही जो कि आपकी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों को पढ़ाया जाता है। तो आपको ये पढ़ाना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF ऑफ, मतलब इसका इन दोनों नंबर्स के जो HCF का यूनिट डिजिट क्या होगा। अरे भैया ये क्या दे दिए सर जी आप, यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट मतलब जो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से यूनिट से स्टार्ट होता है, यूनिट फिर इधर से स्टार्ट होता है, तो यूनिट पे क्या है वो चेक करना है। चलो अच्छा, यूनिट प्लेस लेना है, दो लेना है क्या? चेक करते हैं अगर आ गया। देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 लेकिन एक 5 है सब में, एक 5 सब में कॉमन मिल रहा है। तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, एक तो 7 मिल रहा है कॉमन, है ना। फिर क्या मिल रहा है? 3 सर जी इसमें है, एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें, सर जी 3 भी मिल रहा है कॉमन। 11 है किसी में, सर जी 11 किसी में नहीं मिल रहा है। तो कितने हुए सर? 3 7 जा 21 इंटू 5, तो कितना हुआ? 105। तो जो होगा 105, कितना हो जाएगा सर जी? 105, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्या है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स वाई आर इन द प्राइम नंबर। एक्स वाई जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? एक्स वाई जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। कोई नहीं सर जी, प्राइम है तो क्या हुआ? एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ए बी, मतलब एक्स वाई में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में एक्स और वाई में कॉमन नहीं है, बाकी दोनों में अलग अलग मिल गया। तो HCF ऑफ ए बी, HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो जाए। सर जी इसमें तो सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटा कॉमन लेते टाइम सबसे छोटा देखना है। तो एक्स ले लिए इसमें, तो क्या सर जी एक्स इसमें है? बिल्कुल है सर जी, यहाँ पे तो एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स तो मिलेगा ही, ठीक है एक्स मिल गया। इसमें वाई क्यूब है, इसमें वाई स्क्वायर, तो वाई क्यूब वाई स्क्वायर, सर जी वाई स्क्वायर मिलेगा दोनों में कॉमन। तो जो दोनों में कॉमन हो जाए, जो दोनों में कॉमन हो जाए वो क्या होता है? HCF। HCF मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन वाली चीज जो होगी वो क्या होगी? आपकी HCF होगी। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? धारा देखना ध्यान से।
राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सर जी राइट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सर जी क्या है? स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है सर जी 2 तो प्राइम हो गया, 3 भी प्राइम हो गया, 4 आ गया। 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सर जी ये नहीं है, ये नहीं है। और प्राइम नंबर की बात करें, जब प्राइम नंबर की बात करेंगे तो सर जी 1 तो नहीं है, हाँ 2 है, 2 है। तो 2 और 4 का जो एचसीएफ लेंगे सर जी दोनों में जो कॉमन होगा वो सिर्फ 2 होगा, तो इसलिए हम इसका एचसीएफ सीधे सीधे क्या लिख देंगे सर जी? 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो 2 इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 15, two numbers are in the ratio of 15:11 if their HCF is 13। if their HCF is 13 क्या है? क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। if their HCF is क्या है? 13। अगर उनका HCF क्या है मेरे भाई? 13, then numbers will be वो नंबर क्या होंगे? वो नंबर क्या होंगे? चलो देखो, अगर HCF 13 है तो HCF अगर 13 है, दो नंबर अगर A है B है, तो ये जो A और B होगा वो पक्का ना पक्का प्रोडक्ट होगा किसका? 13 का दोनों, क्योंकि 13 अगर दोनों में है तभी तो कॉमन है, तो 13 दोनों में है। और वो जो नंबर्स है वो 15 और 11 के रेशियो में है। 15 और 11 के जो क्या है वो रेशियो में है, मतलब क्या हो गया? 15/11 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब देख लो नंबर किस क्या क्या हो जाएगा सर जी। जो 15 अगर 15 और 11 के रेशियो में है तो इसमें भी 15 होगा और इसमें भी 11 होगा, ठीक है? इसमें भी 15 होगा, इसमें 11 होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ 13 तो इसमें कट गया, फिर क्या आ गया? 13 एलिमिनेट हो गया, 15 इसमें भी है और 11 इसमें भी है। वही तो बचा है, पहले नंबर में 15 बचा है, दूसरे नंबर में 11 बचा है रेशियो लेने पे। तो कुछ वैल्यू ऐसी आ रही है जो दोनों में सेम है, दोनों में सेम है और दोनों में क्या हो गई है? एलिमिनेट हो गई है। दोनों में क्या हो गई है? सेम है और दोनों में क्या हो गई है? एलिमिनेट हो गई है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन के थ्रू। सर 13 दोनों में है, लेकिन 15 का फैक्टर और 11 का फैक्टर दोनों होना चाहिए। 15 का फैक्टर और 11 का फैक्टर, साथ में 13 का फैक्टर होना चाहिए। तो देखो दोनों चीज 13 का फैक्टर होगा तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। तो 13 1 जा 13, ठीक है? 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65, ये तो हो गया। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, ये भी है 13 का, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है, ठीक? और ये भी नहीं है। ये जब दोनों मिल गए यहीं चेक कर लो, कोई खत्म हो गया काम, ठीक है? कोई दिक्कतें नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन पहले सही हो गया ना। चलो इसमें 13 देखो, अगर HCF बोल दिया तो क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों में जो कॉमन, दोनों नंबर्स में HCF पक्का कॉमन होगा, वो नंबर हमें चूज कर लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। तो सबसे पहले ही नंबर मिल गया हमें HCF, तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो नेक्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 117 एंड दियर LCM शुड बी। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 117 हो रहा है, 117 हो रहा है, ठीक है? तो 117 किसके प्रोडक्ट हो सकता है सर जी? वो 13 × 9 के हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? और वो हो सकता है 13 तो तोड़ नहीं सकते, तो 13 और × 3 इसके साथ ले लो और 3 इसके साथ ले लो। इसके अलावा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। या फिर वो नंबर 3 हो सकता है, या फिर 39 और 3 हो सकता है, या फिर 13 और 9 हो सकता है, ठीक है? तो जो नंबर होगा वो किसके बीच में लाइज कर रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 13 एंड देयर LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों में जो हाँ ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है सर जी, तो दोनों का प्रोडक्ट ही 100, इसका LCM होगा 117। देख लो इनका LCM क्या होगा? इनका LCM 39 हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो 39 हो सकता है ना? इनका LCM जो हो सकता है वो 39 हो सकता है। 39, 3 दोनों में कॉमन है और 13 एक में है।
तो जब 3 दोनों में कॉमन है, 13 एक में है, तो 39 हो सकता है, तो 1 HCF थोड़ी बोला है, LCM 117 हो सकता है। ये तो गलत है, ये 117 खुद ही LCM है। जब जिसको अच्छा कोप्राइम है दोनों एक, हाँ देखो दोनों कोप्राइम भी है, मतलब क्या है कोप्राइम। कोप्राइम मतलब वो उन दोनों में HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों में HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो भैया ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें HCF 3 है, तो बचा एक ही नंबर बचा कि नहीं बचा। जब एक ही नंबर बचा 13 और 9, तो 13 और 9 क्या है आपस में, इन दोनों का LCM ही 117 होगा। 117 होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, द लास्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय द ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। The last number that is divisible by all the numbers from 1 to 10। 1 to 10 से डिविजिबल होने वाला कौन सा नंबर है, सबसे लिस्ट, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 1 to 10 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 1 से भी हो, डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वही नंबर होगा, ये वही नंबर होगा, ये वही नंबर होगा। कौन सा नंबर सर जी, जो इसका प्रोडक्ट हो, है ना। तो जिसके लास्ट में 5 है ना लास्ट में, और 2 भी है लास्ट में, तो लास्ट में 0 होगा, पक्का होगा। लेकिन सर ये 0 इसमें भी है, तो 10 मल्टीप्लाई गलत है, 100 हो नहीं सकता। 504 गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए। ऑप्शन बचा 2520। ऑप्शन क्या बचा, 2520। चेक कर सकते हो, देखो भैया मैंने कैसे डिसाइड किया। 2 और 5 मिल रहा है, 10 पक्का होगा। 2 और 5 मिल रहा है, तो लास्ट में 0 होगा, और लास्ट में जब खुद ही 0 है तो लास्ट में आना ही चाहिए 0, है ना। तो हाँ, तो 2520 यही आंसर होने वाला है आपका। गलत है क्या कहीं पे, द लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। चेक कर लेते हैं, शायद ये हो सकता है, ये तो कतई नहीं होगा यार। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 चौके 12 हो जाएगा। 7 से जाएगा, 7 चेक कर लें बस, उसके बाद सब हो जाएगा। 7 और 9 से, 7 से 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और कितना हुआ 21 और 4 हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2520 आप चेक कर सकते हो। 1 से चेक कर लो, 2 से चेक कर लो, 3 से कर लो, 5 6 7 8 9 10 सबसे चेक कर लो, ठीक है। इन सब का LCM आएगा वही आंसर होगा। इन सब का जो LCM आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज expressible in the form of 65m minus 117, then the find the value of m की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। इफ द HCF ऑफ 65 and the 117 इज expressible in the form of, मतलब इन दोनों का जो क्या है HCF है वो क्या है, ये है, क्या है, ये है। तो कुछ नहीं घबराना नहीं है आपको, क्या है 65m minus 117, ठीक। और इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा भैया, ये 13 into 5 हो जाएगा और ये 13 into 9 हो जाएगा। तो HCF इसका क्या आ गया 13, तो इसका HCF किसके इक्वल हो जाएगा सर जी, 13 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका HCF तो एक्सप्रेसिबल फॉर्म में है। बिल्कुल है सर जी। m की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 130, क्योंकि इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 65m, ठीक। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 130/65, क्या हो गया 2 आ गया आंसर। कितना आ गया सर जी, 2 आ गया। तो m की वैल्यू कितना आ गई आपके पास 2। तो m की वैल्यू 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इफ LCM ऑफ 12 and 42 इज 10 minus 10m plus 4। फिर से वही m की वैल्यू फिर से इसमें कैलकुलेट करनी है सर जी। 12 को क्या ले सकते हैं 3 into 4, और इसको क्या ले सकते हैं सर जी 3 into 2 into 7। तो दोनों में कॉमन क्या है सर जी,
इसको हम 3 इंटू 4 को 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। सर ये 3 इंटू 2 इसमें भी है, 3 इंटू 2 इसमें भी है। जब 3 इंटू 2 3 इंटू 2 दोनों में है तो यही तो हो जाएगा एस मतलब 6। तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10m प्लस 4, क्या हो जाएगा 10m प्लस 4। और जब 10m प्लस 4 हो जाएगा तो सही है कि नहीं है? एलसीएम, अच्छा एलसीएम बोला है, एचसीएफ नहीं बोला है। चलो ठीक है, एलसीएम की बात करना है। तो चलो दोनों में कॉमन है वो तो रहेगा ही, दोनों में कॉमन जो है वो 6 तो रहेगा ही। तो बाकी क्या बचा, इसमें 2 बचा है तो मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू 2। बाकी इसमें क्या बचा, इसमें बचा है आपके पास 7, क्या बचा है 7 कर लो। तो यहाँ पे हो गया 84, क्या हो गया एलसीएम 84। निकाल लेना, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 84 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा 84। तो 84 इसका एलसीएम हो गया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आएगा 10m माइनस में 4 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 84। और जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10m इज इक्वल टू ये हो जाएगा 88। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अच्छा वो प्लस था माइनस में हो जाएगा यार, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80, और 80 जब होगा तो 80/10 मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे आप m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, m की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, देयर आर 24 पीछे आप 36 क्या लिखा है 36 एप्रिकॉट्स एंड 60 बनानास एंड दे हैव टू arranged in several rows in the such a way that every row contains the same number of the fruits of only one type. What is the minimum number of rows required to this happen? मतलब कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, कम से कम कितने नंबर होने चाहिए इस फ्रूट को रखने के लिए। देखो देयर आर 24 peaches and 36 apricots and 60 bananas. They have to arranged in a several rows in such a way that every row contains the same member of the fruits of only one type. मतलब कम से कम एक टाइप का फ्रूट तो होना ही चाहिए, हर एक टाइप का एक फ्रूट तो होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है HCF। क्या निकालना है मेरे भाई, HCF। और ऑप्शन ही देख लो, अगर एलसीएम होता तो इन नंबर से बड़ा ही आता, तो ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है इन सारे नंबर से है छोटा, तो कहीं ना कहीं आपको HCF निकालना ही है। तो इन तीनों को HCF अगर आप निकाल लेंगे तो क्या आएगा, सर जी HCF निकाल लोगे, चेक कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 8, ये 4 इंटू 6 और ये 6 इंटू 6 और ये 6, अरे कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। हमें लगता है 12 होगा क्योंकि 12 2 24, 12 3 36 और 12 5 60, तो 12 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकालोगे तो HCF निकालोगे तो 12 आएगा। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मेरे भाई, 20 क्वेश्चन। ठीक, अब एक क्लास इस पे और होने वाली है। हम टोटल करेंगे कितने क्वेश्चन, टोटल करेंगे 40 क्वेश्चन। कितने करेंगे 40 क्वेश्चन। तो 40 प्लस भी हो सकता है, ये नहीं कि हम टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल करेंगे 40 प्लस क्वेश्चन। तो इस वाले वीडियोस में हमने कर लिया है कंप्लीट कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इस वाले वीडियो में हमने कंप्लीटली कर लिया है भैया 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में 20 प्लस और करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।